हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। मैं गीता हूँ। फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गीता इन परफेक्ट सोल पर्पस। आज मैं दूसरी किताब हिंदी में लेकर आई हूँ, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। ये ब्रूस एच लिप्टन के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। एक्चुअली इस बुक में ये बताया गया है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, कोशिका हैं, वो किस तरह इन्वायरमेंट के द्वारा चेंज हो जाते हैं और वो टाइम से वो डिफरेंटली शेप लेने, डिफरेंटली वो ग्रो करते हैं। तो इन्वायरमेंट सेल को चेंज कर सकते हैं, ये मेन थीम है इस बुक का। तो 1985 में जब उनको एक कैरिबियन सी है, कैरिबियन आइलैंड है, वहाँ फेलियर स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेज विस्कॉन्सिन ऑफ यूनिवर्सिटी में एडमिशन उत्तीर्ण ही नहीं हो पाते थे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, उन फेलियर स्टूडेंट्स को ब्रूस लिप्टन पढ़ाने गए थे। और वो फेलियर स्टूडेंट्स के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस को भी उन्होंने ये किया है, इस पे एक्सप्लेन किया है। सो चैप्टर 1 है जिसमें वो थोड़ा एक्सपीरियंस फेलियर स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ, कैसे उन्होंने उनको चेंज किया, ये इस चैप्टर 1 में बताया है। तो क्या हुआ 1985 में जब वो फेलियर स्टूडेंट्स के कमरे में गए, इस क्लासरूम में गए, पहले तो अपना इंट्रो दिया कि मैं प्रोफेसर हूँ, सेल बायोलॉजिस्ट का वो प्रोफेसर थे। तो वो अपना इंट्रो दिए। अब स्टूडेंट्स काफ़ी हताश ऑलरेडी थे। स्टूडेंट्स बिल्कुल उनकी बात नहीं सुन रहे थे। उनको ऑलरेडी 4 प्रोफेसर्स पढ़ा के जा चुके थे, छोड़ के गिव अप कर चुके थे। बट ब्रूस लिप्टन उनको मोटिवेट किए। पहला दिन इस तरह मोटिवेट किए कि आप विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं। आप में वही क्षमता है जो बाकी जो पास वाले स्टूडेंट्स में होते हैं। वो 10 मिनट उनको बहुत मोटिवेट किया। उससे क्या हुआ, स्टूडेंट्स काफ़ी फेशियल एक्सप्रेशंस उनके चेंज हो गए, काफ़ी पम्प्ड अप हो गए। ठीक है। देन क्या हुआ, फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि चलो पहला दिन वो एक टेस्ट लेते हैं, 20 क्वेश्चंस के टेस्ट थे। और जो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में जो पूछा जाता था वो सेम ही क्वेश्चन उनको वो रखे। और सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट तो किया, बट मैक्सिमम 10 मार्क्स गए। उसमें से बहुत तुक्केबाजी से मार्क्स लाया और 2-3 मार्क्स मिनिमम, मतलब सभी को आया था 2-3 मार्क्स कम से कम। तो तब उन्होंने देखा ये काफ़ी मतलब वीक स्टूडेंट हैं, अब इनको वो कैसे पढ़ाएं। तो फिर भी वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मेहनत करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि मैं चेंज करके रहूँगा। फिर उनको एक स्ट्रैटेजी बनाई, उनको क्लास में जाके फिर से मोटिवेट किया और बोला कि मैं कमिटमेंट देता हूँ तुम लोगों को पास कराने का, बदले में तुम लोग भी बराबर एफर्ट डालो ताकि तुम लोग पास हो जाओ, तुम लोग में कैपेबिलिटी है। तो जब स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये प्रोफेसर हमारे लिए कमिटमेंट दे रहे हैं, हमारे सक्सेस के लिए, क्यों तो हम क्यों पीछे रहें। फिर उनके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो गए और वो काफ़ी अलग बिहेवियर करने लगे और मेहनत करने को राज़ी हो गए। फिर ब्रूस लिप्टन ने क्या बताया, सेल्स को एक मिनिएचर ह्यूमन बीइंग के रूप में उनको समझाया, यानी सेल्स और ह्यूमन बीइंग सेम है। जैसे सेल्स के ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, एक सेल होता है, सेल के अंदर जो जेनेटिक मॉलिक्यूल्स को रखता है वो न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म होते हैं जेली लाइक। वो सारे ह्यूमन बीइंग में जो ऑर्गेन सिस्टम है, जो अलग अलग सिस्टम है ना, वो सारे सेम वही काम करते हैं जो सेल में वो ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन का काम करता है, नर्वस सिस्टम बाहरी इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई से रिएक्ट करता है। तो उस तरह सेल में भी सारे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, हार्मोनल सिक्रीशन, वो सारे सेल में भी होते हैं। तो यानी सेल एक ह्यूमन बीइंग के तरह ही है, ये ब्रूस लिप्टन ने समझाया।
फिर क्या हुआ, उन्होंने ये बताया हिस्टोलॉजी और सेल बायोलॉजी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो सेम ही है। सेल बायोलॉजी यानी कोशिका का विज्ञान, और हिस्टोलॉजी भी है टिश्यू को पढ़ना, यानी कोशिका ही तो टिश्यू होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू, तो सेम ही है। तो उनको वो समझाया स्टूडेंट्स को। फिर इस स्टूडेंट्स के जाने के बाद ब्रूस लिप्टन ने रियलाइज़ किया कि इनको बहुत कठिन है, कमिटमेंट तो दे दिया है बट उनको मुझे इस तरह समझाना पड़ेगा, कैसे समझाऊं बोल के स्ट्रैटेजी बनाते थे। तो तो वो क्या किए, मैं एक्स्ट्रा नाइट क्लासेस लिया, ज़्यादा मेहनत किया, स्टूडेंट्स को मैं चेंज करके रहूँगा, उन्होंने ठान रखी थी। देन ही वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी किए वाकई में। फिर उन्होंने ये बताया है कि सेल वाकई में बहुत स्मार्ट है, सेल हमारे बहुत स्मार्ट है। जो जनरली सेल में जो चेंजेस आते हैं और हम ह्यूमन बीइंग में जो चेंजेस आते हैं वो इक्विवेलेंट हैं। ह्यूमन बीइंग भी बाहरी जो हार्श इन्वायरमेंट है उससे बचने की कोशिश करता है, तो सेल भी बाहरी इन्वायरमेंट से बचने की कोशिश करता है। यदि कोई मीजल्स का वायरस अटैक करता है तो सेल क्या करता है, मतलब एंटीबॉडीज क्रिएट करने लगता है, एंड देन सोमैटिक हाइपर मैचुरेशन है, हाइपर म्यूटेशन से, सॉरी, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन के द्वारा वो एंटीबॉडी क्रिएट करके और वो सारे मीजल्स वायरस को किल कर देते हैं। और इतना ही नहीं, वो सेल क्या करता है, वो जितने भी जो मेमोरी तैयार किया, जीन मतलब वायरस को मारने के लिए जो मेमोरीज तैयार किया, वो मेमोरीज को वो दूसरा ऑफस्प्रिंग यानी डॉटर सेल में ट्रांसफ़र भी कर देता है, ताकि इन फ्यूचर यदि मीजल वायरस फिर से अटैक करता है उस सेल पे, तो वो ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने का फॉर्मूला उसमें ऑलरेडी मौजूद है, तो वो कोई सिम्टम भी नहीं दिखाएगा और मीजल्स का वायरस ऑलरेडी मर जाएंगे। तो इतना स्मार्ट होता है सेल। जैसे कि ह्यूमन बीइंग भी है, वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करता है, तो सेल आर इक्विवेलेंट टू ह्यूमन बीइंग। फिर उन्होंने ये भी बताया कि 2000 लगभग 650 करोड़ साल बाद जब पृथ्वी बनी, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स यानी एक कोशिका वाले जंतुओं से पृथ्वी भरी पड़ी थी। उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बाद में आए थे। फिर 750 करोड़ साल बाद ये ऑर्गेनिजम्स और बढ़ गए। इसका मतलब सेल बहुत स्मार्ट है, वो ग्रो करते हैं। उनको पेट्री डिश में यदि लेबोरेटरी में एक सिंगल सेल को जांच किया गया है तो वो ग्रो करते हुए उसको पाया गया है, यानी सेल बहुत स्मार्ट है। ब्रूस लिप्टन ये बताने की कोशिश की है, इसमें सबको समझाया है। फिर उन्होंने ये भी बताया जब मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा कोशिका वाले जंतु आए, वो बाद में आए, जो प्लांट्स और एनिमल्स वो बाद में आए, तो इसका मतलब सेल बहुत स्मार्ट है और ग्रो करते हैं। देन उनका कहना था इस चैप्टर में ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट के द्वारा जितना अवेयर रहता है वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करता है। और सारे सेल्स को एक्चुअली बाहरी इन्वायरमेंट ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, उसके जीन नहीं करते। जीन से वो कम कंट्रोल होता है, जीन तो ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन बाहरी इन्वायरमेंट से सेल ज़्यादा चेंज होते हैं। ओके, लेट्स नेक्स्ट है कि सेल किस तरह एम्ब्रियो में अलग अलग ग्रुप बना लेता है अलग अलग कार्य के लिए। जैसे कि एम्ब्रियो में ऑलरेडी नर्वस सिस्टम बाहरी इन्वायरमेंट से स्टिमुलेट होने के लिए, मतलब उसमें रिएक्ट करने के लिए नर्वस सिस्टम बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का कार्य के लिए बनता है। तो सिंगल कार्य के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स बनाते हैं। ऑलरेडी वो सेल्स बनाता है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं बनाता। तो सेल्स बहुत स्मार्ट है, वो एम्ब्रियो में ही बना लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन में पार्ट लेने वाले सारे पार्ट्स को उनका एक ही काम रहता है, सिर्फ एक ही। तो हर एक सिस्टम का एक ही सिंगल काम होता है, एक मल्टी टास्क वाले ऑर्गेन्स नहीं बनाता है वो। इसमें एग्जाम्पल उन्होंने हेनरी फोर्ड का दिया है, जो कार बनाते हैं।
हेनरी फोर्ड के पहले जो कार बनाते थे क्या करते थे, मल्टी स्किल्ड पीपल को लेते थे और एक व्यक्ति को बहुत नॉलेज रहता था, ऐसे मैन पावर को लेते थे और फिर एक कार वो एक वीक में बनाते थे। हेनरी फोर्ड ने क्या किया, सिंगल स्किल्ड पर्सन को लिया, सिंगल टास्क को जो एफर्टली करता है ना, एफर्टलेसली करता है, वो ऐसे पर्सन को लिया, मतलब एक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया और एक लाइनअप बनाया, जो एक कार्य किया उसके बाद दूसरा को वो पास ऑन कर देता, दूसरा कार्य तुरंत दूसरा व्यक्ति करता, एक व्यक्ति एक कार्य से दूसरा कार्य नहीं करता। इससे एफिशिएंसी बढ़ गई और वो इस स्ट्रैटेजी से वो 90 मिनट में एक कार बना लेते हैं। तो ब्रूस लिप्टन का कहना ये है कि यदि एक ही कार्य को किया जाए तो वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो वही सेल ऑलरेडी वो बॉडी में करते हैं। तो सेल्स आर वेरी स्मार्ट। तो इन दिस चैप्टर वो बेसिकली यही बताया है कि सेल्स किस तरह स्मार्ट है और कैसे वो चेंज होते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में वो उन्होंने क्लियर किया है। एंड देन उन्होंने डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन उसका भी जिक्र किया है कि किस तरह उन्होंने भी सेल एक्चुअली ग्रो कर रहा है, वो क्लियरली नहीं बोला, बट उन्होंने ये बोला है कि नेचर से स्ट्रगल करके किस तरह ऑर्गेन्स चेंज होने लगते हैं, धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स चेंज होते हैं। जैसे मनुष्य अभी कैसे दिखते, पहले मनुष्य अलग दिखते थे, तो इस तरह नेचर से स्ट्रगल करके चेंजेस आते हैं। और लेमार्क्स थ्योरी को भी उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें लेमार्क्स थ्योरी का कहना है कि यदि किसी पार्ट का, ऑर्गेन का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो पार्ट्स अलग बिहेवियर करता है, अलग वो एनर्जाइज्ड होते हैं और अलग तरह से ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल जिराफ का ले लीजिए, जिराफ ज़्यादा गले का यूज़ करता है तो उसका गला लंबा है और उसी तरह वो अगला जनरेशन में वो उसको ट्रांसफ़र भी कर देता है, वो हर एक ऐसे ही होते हैं। तो इस तरह लेमार्क्स थ्योरी का और डार्विन थ्योरी को उन्होंने इस चैप्टर में समझाया है कि एक्चुअली स्मार्टनेस ऑफ सेल को समझाया है कि और कैसे हो रहा है, वो सेल के द्वारा हो रहा है, यानी सेल्स बहुत स्मार्ट हैं। ओके, एंड फाइनली उन्होंने सिस्टम बायोलॉजी पर ध्यान दिया है इस चैप्टर में और उन्होंने ये बोला कि अब स्टूडेंट्स को क्या किया, कम नॉलेज वाले, कमज़ोर वाले स्टूडेंट्स को थोड़े ज़्यादा अच्छे वाले स्टूडेंट पढ़ाएंगे और देन बहुत अच्छे वाले स्टूडेंट कम अच्छे वाले स्टूडेंट को पढ़ाने लगे। उससे एक दूसरे को हेल्प करेंगे, उससे इन्वायरमेंट चेंज होगा तो स्टूडेंट्स में कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, नॉलेज सबको होगा। ओके, सो वो इस स्ट्रैटेजी से बच्चों में, स्टूडेंट्स में वो कैपेबिलिटी ज़्यादा ले आए और पास करने की बहुत, मतलब पास कराया उन्होंने। तो ये चैप्टर में यही बताया गया है कि इन्वायरमेंट के द्वारा सेल को हम चेंज कर सकते हैं, सेल चेंज होते हैं और बॉडी अलग से रिएक्ट करने लगता है। मीन्स यदि स्टूडेंट्स को वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, वो पढ़ाने वाले, वो लर्निंग वाली, वो इस तरह हेल्पफुल वाले, तो वो स्टूडेंट्स ग्रो नहीं करते, जीन के द्वारा ग्रो नहीं होता। यदि ये मेरे खुद के स्टेटमेंट हैं, इनके द्वारा मैंने जो कंक्लूज़न निकाला कि यदि जीन में हम कहते हैं कि बच्चा वीक है, बहुत वीक है, पढ़ने में हो ही नहीं सकता, इसके जीन में ही है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जीन में वीकनेस नहीं होता है, जीन कंट्रोल नहीं करता है सेल को, इन्वायरमेंट कंट्रोल करता है। तो इन्वायरमेंट से वो बच्चा का वीकनेस, वो वीक बच्चा भी अच्छा हो सकता है, इन्वायरमेंट फेवरेबल इन्वायरमेंट दीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। एंड अगला चैप्टर में मैं बताऊंगी जो ब्रूस लिप्टन ने बताया है कि उसमें उन्होंने बताया किस तरह सेल इन्वायरमेंट्स के द्वारा चेंज हो रहे हैं। उन्होंने पूरा उसमें साइंस समझाया है, बेसिकली उसके जो एमिनो एसिड्स वगैरह कैसे चेंज होते हैं, उसका शेप कैसे चेंज होता है, ये बताया है। तो मैं अगले चैप्टर में जल्दी ही आऊँगी। सो यदि आपको ये पसंद आया मेरा चैनल, मेरे मैटर, मेरे कंटेंट, तो प्लीज़ लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अगले चैप्टर का वेट कीजिए प्लीज़, मैं जल्दी ही लाऊंगी। थैंक यू माय ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक यू सो मच।